हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर रहने वाला है और आज के लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। क्या मतलब सर, दुखती नस पे हाथ रख दिया। हाँ चलो, तो जो लोग बैच में हैं तो अपना, जो और हिंदी मीडियम से हैं तो अपना फाइल खोल लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो आपकी अपलोड करी गई है हिंदी में, राइट। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो? वैसे तो मैंने कल थोड़ा सा ये चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन से ज़रा बताइए आप लोग क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट से तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या समझते हैं आप, है ना। बहुत कुछ समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से तो। दिल्ली अब बीजेपी आएगी एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। अरे भैया पढ़ लो, बीजेपी आए चाहे आम आदमी पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए, ज़्यादा कुछ आपको तो मतलब इंडिया में ये है, पता नहीं इंडिया में ये है कि बाकी कंट्रीज में भी है, गजब का एक्साइटमेंट रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब हमारी पार्टी आगे चल रही है, वाह। ये क्या हो जाएगा उससे? नहीं, क्या हो जाएगा उससे? उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कि राहुल फिटनेस करके एक हैं, वो खुश हो रहे हैं, फिर उन्होंने हमारा सपोर्ट किया था जब हम मतलब चुनाव उनाव के टाइम पे, है ना। तो फिर जो अपना मतलब की चीज़ है वो करो, है ना, खुद को सुधारो, देश अपने आप सुधर जाएगा। महंगाई, बिल्कुल। तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। तो इन्फ्लेशन इज़ इंक्रीज इन दी जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो महंगाई, जो चीज़ों के यानी कि वस्तुओं के और जो सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं उसको हम महंगाई बोलते हैं, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल है, जो पार्ले जी का बिस्किट है ना, जो पार्ले जी का बिस्किट 2 रुपए का आता था किसी टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, है ना। तुम थे छोटे कि नहीं थे? क्योंकि तुम बड़े ही पैदा हुए थे, तो छोटे जैसे हम लोग थे तो 2 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट था पार्ले जी का, वो आज 5 रुपए का हो गया, 5 चला 10 का हो गया है, ठीक है। बिस्किट उसमें उतने ही है। ये सब क्या है? ये सब इन्फ्लेशन है। हिंदी में अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो महंगाई है, ठीक है। महंगाई से होता क्या है? महंगाई से परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब क्या है? परचेजिंग पावर डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि जो कीमत पैसे की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो कीमत हमारे 2 रुपए की थी, आज से मान लेते हैं कि 20 साल पहले जब हम छोटे थे तो जो कीमत 2 रुपए की थी, राइट, वो कीमत आज 2 रुपए की नहीं रही। आज वही कीमत 5 रुपए लेके बैठा हुआ है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कीमत 5 रुपए की तब थी, 5 रुपए में जो एक बिस्किट का पैकेट आ जाता था तब, आज नहीं आता है। आज आपको उसी के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति है, और ये परचेजिंग पावर को घटा देता है। परचेजिंग पावर मतलब आपकी खरीदने की क्षमता। किसकी खरीदने की क्षमता? एक्चुअल में ये जो मनी है इसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो 2 रुपए की कीमत थी वो कीमत आज नहीं रही, जो आज से 10 साल या 20 साल पहले थी। जो कीमत आज से 20 साल पहले 5 रुपए की थी वो आज नहीं रही, यानी कि इसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। 10 रुपए में जितनी चीज़ें पहले आ जाती थी आज से 20 साल पहले, आज उतनी चीज़ें 10 रुपए में नहीं आती हैं। परचेजिंग पावर घट गया है। इन्फ्लेशन के टाइम पे डेटर या फिर बोरोवर ये बेनिफिट करता है मोर देन द लेंडर। कैसे? यानी कि उधार देने वाले का घाटा होता है अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है उधार लेने वाले के कंपैरिजन में। कैसे वो समझते हैं? उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपने 1,000 रुपये दिए अपने दोस्त को आज, ठीक है। आज आपने 1,000 रुपये दिए अपने दोस्त को और दे के भूल गए। आज से 10 साल बाद आपको याद आई कि आपने इसको अपने दोस्त को 1,000 रुपये भी दे के रखे थे, आपने वापस मांगे, उसने दे दिए 1,000 रुपये। तो आपको क्या लगता है, जो 1,000 रुपये आपको अब मिले
वो एक्चुअल में आपका घाटा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो यार होता ही है, अगर हम देखें इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन अभी हम देखेंगे, उसका मतलब होता है प्राइस अगर घट जाए, लेकिन प्राइस घटते नहीं, यूजुअली इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ इंडियन इकॉनमी की, तो रफली 5.2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके पर रफली आपका इन्फ्लेशन की रेट चल रही है। अब अगर ये इन्फ्लेशन की रेट चल रही है और इन्फ्लेशन ही रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन ऐसा डिफ्लेशन तो देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 1,000 रुपये की कीमत थी, ठीक है, जो आज 1,000 रुपये की कीमत है, वो आज से 5 साल बाद 1,000 रुपये की कीमत तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि परचेजिंग पावर उसकी घट चुकी होगी। 1,000 रुपये में जितनी चीज़ें आज आ जाती हैं, आज से 5 साल बाद उतनी चीज़ें नहीं आएंगी। तो जो उसने आपको 1,000 रुपये लौटाए ना, एक्चुअल में आपका घाटा हो गया। कायदे से आपको इसमें इन्फ्लेशन अकाउंट करके लेना होगा कि भाई 5.2% का इन्फ्लेशन था, तो उस हिसाब से भाई तुम्हारा इतना हुआ, जितना भी मान लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई आपको हर साल, जैसे कि मान लो 5 साल के लिए आपने ले रखा था, ठीक है, तो आपको 1,250 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो 1,000 रुपये की आज कीमत है, वो 5 साल बाद हो सकता है 1,250, 1,300 ये उसकी कीमत होगी। तो अगर आपको वो उतना ही लौटा रहा है, तो इस केस में क्या है कि आपका घाटा है। यानी डेटर या जो बोरोवर होता है उसको बेनिफिट होता है, जो पैसा लेता है, जो देता है उसको नुकसान हो जाता है अगर बहुत इन्फ्लेशन की रेट बीच में बढ़ गई। अगर मान लो कि अभी डिसाइड होता है कि यार देखो 5.2% है, इसके हिसाब से इसी इंटरेस्ट रेट से आप तुम हमें पैसा दोगे, ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट से। बीच में पता चला कि इन्फ्लेशन की रेट बहुत बढ़ गई, तो किसका घाटा हो जाएगा? जिसने पैसा दिया है उसका, ठीक ना। अब इसी को ही इरविंग फिशर जी ने मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। मतलब इन्होंने बोला कि ये धन अवधारणा होती है। धन अवधारणा इन्होंने समझाई थी कि किस तरह से एक मान लेते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी आपको झलक इसकी दी थी कि मान लेते हैं आप सैलरीड पर्सन हैं। अगर आज आप मान लेते हैं कि, या फिर आप फादर का एग्जाम्पल ले लो कि अगर आज से वो 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले महीने का 30,000 रुपये कमाते थे, ठीक है, आज वो महीने का कमाते हैं 50,000 रुपये। तो आप सिर्फ इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टर्म्स में कि यार देखो 30,000 से 50,000 सैलरी हो गई। हो सकता है एक्चुअल में, क्योंकि पिछले 10 साल में इतना इन्फ्लेशन का रेट आया हो कि जितनी चीज़ें 30,000 में आज से 10 साल पहले आ जाती थी, वो आज नहीं आ पाती हैं 50,000 में भी। तो एक्चुअल में सैलरी घट गई है आपकी, समझे आप, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, और चीज़ों के दाम बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट आपसे डायरेक्ट पूछेगा किसने दिया था? इरविंग फिशर जी ने दिया था। इसको हम बोल सकते हैं कि पॉपुलराइज़ किया था जॉन मिनार्ड गिनीस ने, जिनकी वो किताब हमने पढ़ी थी। कौन सी? जरा कमेंट में बताइए, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हो, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। बाकी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन नाम की हवा है उसको निकालना होता है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, इसी को हम प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बाकी ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेंडर और डेटर वाला ये जो एग्जांपल है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे वाली स्लाइड में, ठीक है, ये वाली चीज़ भी हम देख चुके हैं। अब इन्होंने ये एक MV इक्वल टू PT करके थ्योरी दी थी। किसने? इरविंग फिशर ने। इसी को बोलते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। आई अगेन रिपीट, जो भी लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम से हैं वो अपना वो निकाल के रखेंगे, मतलब जो भी हिंदी वाली PDF है, जैसे इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, पैसे का। इसको तो मनी इल्यूजन को तो धन अवधारणा का सिद्धांत है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी? मनी ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये जो अभी इक्वेशन है MV इज इक्वल टू PT, एक्चुअल में इरविंग फिशर जी ने ही इसको दिया था, जिसको हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चीज़ें, ये M है, ये V है, ये P है, ये T है, वो तो आपको भी दिख रहा है, लेकिन मतलब क्या है? M का मतलब है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, वो है मनी सप्लाई। मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 10 लाख करोड़ रुपए घूम रहा है, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए घूम रहा है हमारी उसमें, तो ये 1 लाख करोड़, ये M है, ठीक। V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? संचरण की गति। आई थिंक इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को बोलेंगे पैसे का मात्रात्मक सिद्धांत, ठीक है, और इसको बोलेंगे संचारण की गति, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाता हूँ, बड़े आसान शब्दों में समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप ATM गए और वहाँ से आपने क्या किया? वहाँ से आपने 1,000 रुपये निकाले, ठीक है, और वो 1,000 रुपये आपने क्या किए? आपने मुझे दे दिए, ठीक है, कोर्स परचेज़ करते वक्त। मेरे पास ये 1,000 रुपये आए, मैंने वो 1,000 रुपये का क्या किया?
मैंने वो 1000 रुपये से क्या किया मैंने 1000 रुपये से, 1000 रुपये से मैंने अपने लिए जूते खरीद लिए, मान लेते हैं शूज़, ठीक है। शूज़ नहीं, क्रिकेट बैट, टूर्नामेंट है ना, टूर्नामेंट है अभी 2 दिन बाद से, तो फिर क्रिकेट बैट खरीदूंगा मैं भी। वैसे तो क्रिकेट बैट खरीद लिए हैं, लेकिन फिर भी मान लेते, ठीक है, क्रिकेट बैट खरीदा मैंने वो 1000 रुपये का, ठीक है। आजकल यार वो क्रिकेट बैट अजीब टाइप में आ रहे हैं, पता नहीं, जब हम खेलते थे तब तो ऐसे नहीं आते थे, मतलब ऊपर की साइड से खोखले होते हैं। अभी मैंने पहली बार तो नहीं थी, मतलब एक बार मैंने देखा था कभी, फिर मैं जब खरीदने गया तो बोलते यही चलते हैं आजकल तो। ये ऊपर से खोखले वाला कौन सा ट्रेंड है, मतलब इसमें साइंस है क्या, कि ऊपर से जैसे कि या हत्था अगर छोटा होता है तो वो तो साइंस समझ में आता है, जैसे मैथ्यू एडन है वो छोटा हत्था वाला बैट यूज़ करता था, बिकॉज वो फलक्रम वाला, अगर आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो यूज़ होता है यहाँ पे, लेकिन ये पता नहीं क्यों। यस, एल गार्ड ले लो, हाँ हाँ सारे गार्ड ले लेंगे। टेनिस बॉल बैट, हाँ टेनिस हल्का होता है इसलिए। अच्छा, साइंस है। अच्छा, लाइट होते हैं, बेकार होते हैं, पता नहीं यार, मैंने तो कभी खेला नहीं उनसे, अब खेलूँगा भी जाके। ठीक है, तो क्रिकेट बैट मैंने लिया, ठीक है, एक स्पोर्ट्स शॉप से। उस बंदे ने जिसको मैंने दिया, उसने मान लेते हैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दी। स्कूल ने उससे क्या किया, स्कूल ने उससे फर्नीचर वाले को दे दिया, फर्नीचर वाले ने मौसम्मी का जूस पी लिया। ठीक है, तो कितनी बार सर्कुलेट हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 1000 रुपये का कितना हुआ, 1000 रुपये का वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हुआ 5। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अगर मान लो वही पैसा अगर तुमने मुझे दिया, मैं सेव करके रख लिया, बचा के रख लिया, सेव करके इन दी सेंस कि मतलब मैंने इकोनॉमी में नहीं डाला, अगर मैं उसको इन्वेस्ट भी कर दूंगा तो भी वो इकोनॉमी में चला जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बस अपने कबर्ड में डाल दिया ऐसे ही सा, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो घूम ही नहीं पाएगा इतना, वो तो पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पी क्या है यहाँ पे, देखो ये वाला जो साइड है ये मनी सप्लाई है पूरा, कितना वो कितनी बार घूम रहा है, ये बराबर होता है किसके, पी फॉर प्राइस लेवल, यानी कि चीज़ कितने में बेची जा रही है, वो कितना दाम है उसका, और कितनी बेची जा रही है, ये है प्राइस लेवल, और ये है ट्रांजैक्शन, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विद इन एन इकॉनमी, जितने गुड्स एंड सर्विसेज जितने बेचे जा रहे हैं वो, और उनका प्राइस लेवल, ये बराबर होता है इसके। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपसे क्या करता है वो, डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को दिखाती है, दर्शाती है। तो बस ये पता होना चाहिए, एम वी इज इक्वल टू पी टी, मैंने मतलब भी बता दिया कि मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि भाई ये होता है कि कितने टाइम्स करेंसी हैंड्स एक्सचेंज कर रही है। हैंड्स एक्सचेंज करने का मतलब होता है कि कितने हाथों तक पहुंच रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, अब आते हैं कि इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसका रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन को क्लासीफाई करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर है उसका रेट कितना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉजेज़ क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। तो टाइप्स होते हैं जैसे क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर। क्रीपिंग होता है कि अगर आपका 3 से 4% का है तो ठीक है, क्रीप कर रहा है, ठीक है, रेंग रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है। अगर 4 से 10 है, जैसे अभी 5.2 है, तो आप क्रीपिंग और वॉकिंग के मार्जिन पे आप रख सकते हो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, है ना, वॉकिंग। रनिंग का मतलब है 10 से 20%, गैलोपिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है 20 to 100%, और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है 100%। तो बात ये आती है कि क्या 100% वाला इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा होता है इसके कंपैरिजन में, और ये सबसे ख़राब होता है क्या, ऐसा नहीं है। देखो, इन्फ्लेशन ऐसा आप ये नहीं बोल सकते हो अच्छा बेकार है, इन्फ्लेशन इज़ लाइक नमक, ये नमक की तरह है, तभी तक अच्छा है जब तक थोड़ी मात्रा में है, जैसे ही तुमने ज़्यादा किया और वो वैसे ही ख़राब हो गया सब्जी तुम्हारा, जो जिस भी चीज़ में डाला है तुमने, ठीक है, वैसे ही टेस्ट बिगड़ गया। और जितना ज़्यादा करता जाओगे उतना ही टेस्ट बिगड़ेगा, जितना ज़्यादा करते जाओगे उतना ही टेस्ट बिगड़ता जाएगा। इन्फ्लेशन की रेट अगर 4 से 7% के बीच में है, 8% के बीच में, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो रनिंग वाले उसमें गया ना, अब ये आपका टेस्ट बिगड़ गया, और बिगड़ गया, भयंकर ख़राब हो गया टेस्ट अब आपका। इससे होता है कि आपने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, एक बार वेनेजुला में, कि भाई नोटों को तोल तोल के क्या किया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है। क्यों नोटों को तोल के, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम समझेंगे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन को, कि ये जो मुद्रास्फीति है इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण 2 होते हैं, एक तो होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। ठीक है, कौन से? डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर यानी कि इसको हिंदी में आई थिंक डिमांड पुल और कॉस्ट पुश ही बोलेंगे। तो डिमांड पुल होता है आपका डिमांड साइड इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले समझते हैं। तो डिमांड साइड का इन्फ्लेशन का मतलब ये है टू मैनी डॉलर्स चेजिंग टू मैनी गुड्स, जब बहुत ज़्यादा करेंसी हो जाए लेकिन उसके अवज में उतना सामान ना हो। तो
है ना। आपने कई सारे इस तरह के वीडियोस देखे होंगे कि, है ना, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में भी जॉब, हो सकता है अभी या फिर छोटे में आता हो दिमाग में कि गवर्नमेंट अगर पैसे बनाती है तो क्यों पैसे नहीं छाप देती है दबा दब दबा दब, सबको पैसे बांट दे, सबको अमीर कर दे, क्यों नहीं कर देती है। तो क्या होगा अगर सबको अमीर कर देगी, सबके पास हाथों में पैसा पहुंच गया, लेकिन उसके एवज में गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस नहीं हुआ। अभी अगर मान लो तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, तो तुम सोच समझ के उसको खर्च करोगे कि भाई इतना 10,000 रुपये हो गए, तो और ज़्यादा तुम डिमांड करोगे कि मुझे 1 किलो टमाटर नहीं, अब मुझे 5 किलो टमाटर चाहिए, एक आधा किलो पनीर में काम नहीं चलेगा, भाई को 5 किलो पनीर चाहिए, अब भाई पूरा सबको पार्टी देगा। तो पनीर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना उस अवज में, टमाटर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना, तो फिर क्या होगा, क्योंकि सबके हाथों में पैसा आ चुका है, चीज़ कम है, ठीक है, चीज़ कम है, तो चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे जो बेच रहे हैं, और बोलेंगे भाई अगर हम 10 रुपये किलो में दे रहे हैं टमाटर, 1,000 किलो रुपए में देंगे, फिर होगा 5,000 किलो रुपए। हम समझो 5,000 रुपये किलो में टमाटर मिल रहा है, तो झोली भर भर के रुपए देना पड़ेगा ना। तो वही होता है फिर, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब होता है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से इन्फ्लेशन आएगा कि भाई ठीक है, मान लो कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार क्या ना, फैक्ट्री ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया। ये कोई फैक्ट्री है मोबाइल बनाती है, इस बार ज़्यादा मोबाइल प्रोड्यूस कर दिए हैं, और उसमें वर्कर काम कर रहे थे, याद करो कल, इसीलिए मैंने वो पढ़ाया था आपको जो क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फैक्टर पेमेंट बढ़ेगा, है ना, वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जब बढ़ेंगे तो लोग के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड करेंगे तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतना प्रोडक्शन हुआ है इस बार। तो नेचुरल तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो ठीक होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के वो करेगी, तो अगर मतलब बहुत ज़्यादा करेगी, कभी गवर्नमेंट कभी कभी करती है जानबूझ के कि हाँ थोड़ा सा अगर इकोनॉमी स्लो पड़ गई, थोड़ा सा पैसा डाल दिया, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, तो फिर फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एकदम से ज़्यादा कर दोगे, एकदम से सबके हाथ में ज़्यादा पैसा दे दोगे, तो वो ख़राब है। तो ये डिमांड पुल हो गया, जहाँ पर लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया है। कॉस्ट पुश का मतलब होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है, सप्लाई साइड से ही इन्फ्लेशन है। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का मतलब ये है सर कि जैसे अगर मैं टमाटर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी 20 रुपये किलो है, क्योंकि मुझे उसको उगाने की सब उस लागत वगैरह जो आती है वो 15 रुपये किलो आती है, और 5 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ठीक। अब हुआ क्या कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि बारिश नहीं हुई, ठीक है। या फिर मान लेते हैं इस बार टमाटर में एक स्पेशल तरह का कीड़ा लग गया, तो इस बार मुझे पेस्टिसाइड एक्स्ट्रा लाने पड़े, मुझे फर्टिलाइज़र सॉइल में थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ा, ठीक है, मुझे इस बार इरिगेशन करवाना पड़ा क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई, तो मुझे उस टमाटर को प्रोड्यूस करने में की जो लागत है वो बढ़ चुकी है, 15 से हो सकता है 25 हो गई है, अपना प्रॉफिट जोड़ के मैं उसको 30 में बेचूंगा, तो वो चीज़ का दाम बढ़ा है। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा बढ़ा है ना, क्योंकि उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि जो उस चीज़ को बनाने में आई लागत है वो बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 1,000 रुपये का फ़ीस है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी मैं आपको कुछ बनाने में कोई, अब बनाने में वैसे तो मुझे कोई सच लागत नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि भाई मेरे पास जो पेन टैब है, लैपटॉप है, इसका प्राइस बढ़ गया, तो भाई मेरे लिए प्राइस बढ़ गया उस लेक्चर को बनाने के लिए, या फिर मुझे एक और बंदा चाहिए जो आपके लिए कोई एक चीज़ और कर सके, आपके डाउट ले सके, तो कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, उसका प्राइस, कोर्स का मैंने प्राइस बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में जो लागत है वो बढ़ गई है। क्लियर हो गया? कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको डिमांड पुल बोलते हैं, कॉस्ट पुश आपका सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होता है। क्लियर है? ठीक। अब आते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं, यानी कि इंडेक्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अच्छा, आप इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कभी कभी सुनोगे कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इंपोर्टेड होता है कि भाई उन्हें इंपोर्ट किया, मतलब ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है? भाई प्लीज़ स्पैम मत किया करिए, एसएससी होता सर इस बात से ग्रुप डी साइंस हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि है क्या ना कि एक सर्टन पॉइंट तक हो जाएगी, लेकिन मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई नहीं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ एक काफ़ी हद तक आपकी वो सफाइस करेगी, ठीक है, काफ़ी हद तक वो सफाइस कर जाएगी आपका। चलो, तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है जैसे कि हमारा मान लो पाकिस्तान अपना, अब पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान में आ रखी है मंदी, ठीक है, पाकिस्तान ले लो, या फिर हम इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए पेट्रोल के दाम?
क्योंकि पेट्रोल को हम इंपोर्ट करते थे और पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल है उसका मान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई कम हो गई है तो क्या है, सप्लाई कम होने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया या फिर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। वो इन्फ्लेशन हमने इंपोर्ट किया एक तरह से, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, सिंपल। इंडेक्स टू मेजर दी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स हैं, इंडेक्स निर्धारित किए गए हैं ये निर्धारित कर देखने के लिए कि भाई कहाँ पे कितना इन्फ्लेशन है। 2 इंडेक्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, जो लिखा है उस पर नहीं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर। 2 इंडेक्स हैं, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेशन इन दोनों में है क्या, कॉमन बास्केट ऑफ गुड लिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सामान ले लिए जाते हैं। ठीक है, हर महीने सर्वे वाली टीम पहुंचती है, उन सामानों का प्राइस चेक करती है कि भाई कितना क्या प्राइस है, और उस हिसाब से निर्धारित करती है कि इन्फ्लेशन कितना होगा इस साल। यानी कि वो क्या करते हैं, वो ऊपर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, ठीक है, इन दी करेंट ईयर, इस साल, मतलब उस बास्केट ऑफ गुड का कितना प्राइस है, कितना क्या कॉस्ट है, अपॉन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड इन दी बेस ईयर। अब बेस ईयर तो आपको पता है, बेस ईयर हम क्यों निर्धारित करते हैं, ठीक है, बेस ईयर इनटू 100। तो ये हमें बता देता है कि कितना WPI चल रहा है। अब ये बास्केट ऑफ गुड क्या होता है, तो बास्केट ऑफ गुड होता है कि हम कुछ सामान ले लेते हैं। क्या सामान लेते हैं अभी देखते हैं, रुक जाओ। लेकिन WPI पहली बार 1942 में पब्लिश हुआ था, बेस ईयर इसका 2011-12 है, इसको निकालता ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ये चीज़ चलो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम क्यों ना WPI CPI के बारे में अंतर ही समझ लें कि क्या अंतर होता है इनमें। तो जो WPI और CPI निकलता सेम तरीके से, जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखा है ना, वैसे तो ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कभी तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन दी करेंट ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स इन दी बेस ईयर इनटू 100। ये है WPI के लिए। और अगर CPI का पूछेगा तो गुड्स के आगे सर्विसेज भी लिख देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि WPI है वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोर्स का प्राइस कितना बढ़ा है वो WPI कैप्चर नहीं करेगा। तो WPI क्या करेगा, कैप्चर। WPI अपने मतलब की चीज़ें करेगा। WPI में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो WPI में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो रखता है आपका मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और फ्यूल एंड पावर, या फिर आप पहले इसमें प्राइमरी आर्टिकल कर लो, वेटेज के हिसाब से देख लेते हैं हम, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल में आपके फूड और नॉन फूड आर्टिकल आ जाएंगे, जैसे फूड आर्टिकल और मिनरल वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स। और आ जाता है आपका फ्यूल एंड पावर, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड गुड का कितना वेटेज होता है इसमें, रफली 64.2%, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल की अगर बात करेंगे 22.6% रफली, और फ्यूल एंड पावर की अगर बात करेंगे 13.5%। क्या सर रट्टा मारना है? रट्टा नहीं, तो आप ये ऑर्डर याद रखना बस। CPI की जब बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस का, खाना और पीना का, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस। सेकंड नंबर पे आता है आपका सेकंड नंबर पे आएगा आपका इसमें, अगर आप मिसलेनियस वाले को हटा देंगे तो मेनली हाउसिंग आता है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना तो फूड और बेवरेज का इसमें हाईएस्ट वेटेज होता है बस, ठीक है। हाउसिंग का इसमें होता है 10% ही मान सकते हो रफली, ठीक है। देन आपका इसमें फ्यूल एंड पावर का होता है कितना, फ्यूल एंड पावर का होता है इसमें 6.8%, यानी कि कम होता है। और भी होता है जैसे कि क्लोथिंग हो गया, ये पान मसाला हो गया, ये सब भी होते हैं, लेकिन सबका परसेंटेज हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऑर्डर ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। WPI सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है, CPI करता है। तो यानी कि अगर हमें देखना है कि सर्विसेज जैसे मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो नाई है, जो मोची है, सब सर्विस दे रहे हैं अपनी अपनी, तो वो चीज़ का इन्फ्लेशन हमें CPI से पता चलेगा, पहला। दूसरा,
कि जो ये है WPI, इसका फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्या करता है? होलसेल लेवल पे चीज़ों को ट्रैक करता है। क्या? होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। और वहीं पे CPI की अगर बात करें तो ये कंज्यूमर लेवल पे, कंज्यूमर मतलब कि रिटेल लेवल पे, कि दुकानदार से जो हम सामान खरीदते हैं हम और आप जाकर, तो वो कितने में मिल रहा है, अब पहले कितने मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है, तो वो होता है आपका CPI। होलसेल का मतलब है जो हमारे दुकानदार जो थोक में माल खरीदते होंगे जहाँ से, तो वो होलसेल लेवल पे जब हम चेक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं WPI। ठीक है, लिखा हुआ है चेक फ्रॉम कंज्यूमर परस्पेक्टिव एंड इट इज चेक फ्रॉम दी होलसेल परस्पेक्टिव। पहला चीज़। दूसरा चीज़, सर्विसेज नहीं है इसमें, सर्विसेज हैं। तीसरी चीज़, आपको वेटेज का थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना है। और चौथी चीज़, बाकी के डिफरेंसेस क्या हैं कि जो WPI है उसका बेस ईयर और CPI का ऑलमोस्ट सेम ही है, 2011-12। इसका भी आपका 2012 है। CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है, क्योंकि हमें एक पैरामीटर लेना पड़ता है ना। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे दोस्त के मार्क्स से ख़राब हैं, नीचे हैं, तो तुम्हारे दोस्त के मार्क्स एक पैरामीटर हो गया ना। मैंने यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया, तो वो पैरामीटर सेट करने के लिए एक बेस ईयर को निर्धारित करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने रियल GDP को कैलकुलेट करते वक्त किया था, हमने कांस्टेंट ईयर माना था, तो वही है बेस ईयर। तो बेस ईयर मान लिया कि भाई इस साल इतना था, और बेस ईयर का जो हम प्राइस इंडेक्स मान के चलते हैं वो 100 मान लिया, जैसे हमने 100। अब इस 100 के बेसिस पे हम देखेंगे कि अभी कितना है, ठीक है, आगे कितना है, तो उस हिसाब से प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है 100 मान के। WPI को जो कैलकुलेट करता है वो है OEA, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट है इसका DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ, कोई बताएगा फुल फॉर्म इसका क्या है DPIIT का? बताओ जल्दी से। और CPI की अगर बात करेंगे तो बेस ईयर इसका 2012 ही रहेगा, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे कैलकुलेट कौन करता है, तो इसको कैलकुलेट करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये किसके अंडर आता है? जिसके अंडर आपका जो CSO है वो आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। और अभी हम CPI के बारे में चलो पढ़ेंगे। DPIIT क्या होता है आपका? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। CPI की अगर बात करें तो ये अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। CPI आपका एग्रीकल्चर वर्कर के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है, एंड CPI आपका एक रूरल वर्कर के लिए अलग से निकलता है, प्लस आपका एक CPI कंबाइंड निकलता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की अगर बात करेंगे तो ये तीनों लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है। ठीक है। कौन? लेबर ब्यूरो। बेस ईयर 1986 और 87, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो आपका इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है ना, इसका बेस ईयर है आपका 2016। ठीक है। तो ये दोनों का जो बेस ईयर है ये ध्यान रखना, ये है आपका 1986 से लेके 87। ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर है इसका बेस ईयर 2016 है। CPI कंबाइंड क्या होता है? एक्चुअल में CPI कंबाइंड का मतलब होता है CPI अर्बन प्लस रूरल। इसी का इस्तेमाल करता है, CPI कंबाइंड का ही इस्तेमाल करता है RBI यूजेज इट फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी के लिए वो यूज़ करता है इसी का। पहले WPI का यूज़ होता था, लेकिन अभी CPI कंबाइंड का। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल वर्कर नहीं, CPI आपका कंबाइंड वाला, दैट इज़ अर्बन प्लस रूरल। ठीक है। और कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे CPI, जैसे WPI और CPI दोनों मंथली ऐसे पब्लिश होते हैं, मंथली बेसिस पे। ठीक है। मंथली बेसिस पे दोनों पब्लिश होते हैं। भाई जो भी सर्वे की टीम है वो जाती है गांवों में, वो जाती है शहरों में, वहाँ की मार्केट में, और चेक करती है कंज्यूमर लेवल पे। कंज्यूमर लेवल मतलब रिटेल लेवल, तो इसीलिए इसको हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है। तो उस लेवल पे चेक करती है और बताती है कि कितना क्या यहाँ पर इन्फ्लेशन है। बेस ईयर 2012 है, निकालता है NSO, तो हम देख चुके हैं, और RBI इसी का यूज़ करता है टारगेट करने के लिए इसको। ठीक है। अब हम IIP पढ़ें उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन होता है जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से, ये हिंदी में आई थिंक नहीं लिखा होगा, ठीक है, PPT में नहीं लिखा है ना, क्योंकि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम अपनी बास्केट से, भाई CPI WPI क्या है?
कि हम प्राइस चेंज को नोटिस कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक बास्केट में, या फिर उनका हम वेटेड एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब है हमने डिफरेंट वेट असाइन कर रखे हैं ना, मैन्युफैक्चर्ड गुड को 64%, प्राइमरी आर्टिकल को 22.6%, तो ये उनका अलग अलग वेट है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो मतलब आपसे पूछेगा नहीं, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है उसके लिए अलग से। ठीक है, जहाँ पर ये आपका क्या बोलते हैं वेटेड वेट जो है वो है, कितना वेट उसको दिया जा रहा है, और ये उसकी डेटा वैल्यू है। तो वो खैर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने अपनी बास्केट से अगर हम वोलेटाइल गुड्स को हटा दें, वोलेटाइल गुड्स मतलब, वोलेटाइल गुड का मतलब ये होता है जो जिनका प्राइस बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कच्चा तेल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिसको हम फ्यूल बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही मान लो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, कुछ हुआ, तो तुरंत पेट्रोल के दाम ऊपर हो गए, नीचे हो गए, तो ये बड़ा वॉलेटाइल है। जो फूड आइटम्स हैं वो भी वॉलेटाइल होते हैं। बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई, तो पता चला एकदम से, आपने देखा टमाटर, अभी पता चला कि अभी प्याज एकदम सस्ता है, पता चला थोड़े टाइम पे एकदम आसमान छू रहा है प्राइस। तो ऐसों को बोलते हैं वोलेटाइल गुड्स। तो अगर उन गुड्स को अपनी बास्केट से हटा दें तो हमें मिल जाता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? ये नॉर्मल इन्फ्लेशन जो हम सीपीआई में भी निकाल लेते हैं वो नॉर्मल है। हेडलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो इसका यही रीज़न है कि जो एक्चुअल में जो न्यूज़पेपर्स वगैरह की या फिर जो न्यूज़ टीवी जो होते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स, उनकी हेडलाइन में इसी इन्फ्लेशन को दिखाया जाता है, सब कुछ मिला के, फूड एंड ये जो फ्यूल है सबको मिला के। लेकिन अगर अब इनको हटा दें, हेडलाइन जो बनाता है इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन से, तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये आईआईपी क्या होता है? तो जो हमारा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है वो प्राइस चेंज पे फोकस करता है। ठीक है, जो हमारा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है, यहाँ तक पहले तो ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? हिंदी पीडीएफ ऑफ लेक्चर 2 सॉरी विलगैक्स आर्क लेवल ऑफ इनकम इंजेक्शन। और चलो बताते हैं विलगैक्स, रुक जाओ भी। ठीक है, ये ख़त्म होने दो। वेद प्रकाश जी, वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिटेल लेवल पे चेक कर रहे हो या फिर होलसेल लेवल पे। तुम जूते जाके खरीद रहे हो दुकान से, सीपीआई, और अगर होलसेल लेवल पे तो डब्ल्यूपीआई। हाँ सर, आज 4 प्लांट दिखेंगे साथ में, इवनिंग में फ़ोटो भेजना अगर टेलीस्कोप से देखो। भाई टेलीस्कोप यार मेरे पास नहीं है। ठीक है, हाँ बाकी सब कुछ समझ में आएगा। समराइज़ कर दो, समराइज़ करते हैं अभी। ठीक है, समराइज़ करते हैं। कोर इन्फ्लेशन होता है जब हेडलाइन इन्फ्लेशन से वोलेटाइल गुड्स को हटा देते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? नॉर्मल जो इन्फ्लेशन होता है, जो सीपीआई है नॉर्मल, सारे बास्केट ऑफ गुड को रखे हुए हैं। अगर उस बास्केट ऑफ गुड से मैं हटा दूं उन गुड्स को जिनका प्राइस बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे फूड आइटम्स, एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूल, तो वो हो जाएगा आपका कोर। ठीक है, चलो तो अभी आते हैं आईआईपी पे, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी क्या है? ये जो है आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट को ट्रैक करता है। ठीक है, इट ट्रैक्स इंडस्ट्रियल आउटपुट, की इंडस्ट्री से कितना आउटपुट हुआ, इंडस्ट्रियल आउटपुट। ठीक, एंड ये जो है डब्ल्यूपीआई सीपीआई से कैसे मतलब डिफरेंट है कि जो डब्ल्यूपीआई सीपीआई है, ठीक है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई फोकस ऑन प्राइस चेंज। ठीक है, बट आईआईपी फोकसेस ऑन measuring the quantity produced, measuring the quantity produced। ठीक है, आईआईपी का भी जो बेस ईयर है, ठीक है, वो आपका 2011-12 है। ठीक है,
आईपी का भी जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2011-12 है। आईपी में जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? 8 कोर इंडस्ट्रीज़। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जिन पे बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें स्टील, अब स्टील को हम घर में भी यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तक में यूज़ होता है, ये वहाँ तक जाता है ना। तो स्टील एक कोर इंडस्ट्री है। रिफाइनरी प्रोडक्ट बहुत जगह यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी घर में भी यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ में हर जगह यूज़ होता है, तो ये कोर इंडस्ट्री है। क्रूड ऑयल कोर इंडस्ट्री है, बिकॉज पूरा ट्रांसपोर्ट सब कुछ यार इस पर डिपेंडेंट है। नेचुरल गैस, ना जाने क्या क्या नेचुरल गैस से बनाया जाता है, प्लास्टिक तक बनाया जाता है इससे। सीमेंट, ठीक है, पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस पर डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, एंड आई थिंक यहाँ पर क्रूड ऑयल 2 बार हो गया सर। आईपी को सीएसओ कैलकुलेट करता है। ठीक है, आईपी चलो मैं लिख देता हूँ, आईपी कैलकुलेटेड बाय सीएसओ। ठीक है, सीएसओ कैलकुलेट करता है, जो कि मॉस्पी के अंडर में आता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मॉस्पी के अंडर में। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल आई थिंक 2 बार हो गया है। एक बार मैं चेक करता हूँ। रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल नहीं हुआ ना, कोयला। तो कोल यहाँ पे नोट कर लो। तो ये है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़, जो कि 40%, रफली 40%, थोड़ा ज़्यादा ही है, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन देती हैं आईपी में। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अब आते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो आप में से कुछ लोगों को प्राइमा फेसी ये देख के वर्ड लग सकता है डिसइन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन का उल्टा। गलत है। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन, ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। फॉल इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस की मतलब एकदम उल्टा, कि जो चीज़ जितना आप 10 रुपये में आज से 10 साल पहले खरीद पा रहे तो उससे ज़्यादा आप आज खरीद पा रहे हो, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, जो जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है ना। डिफ्लेशन का मतलब वही सिंपल। अब हर चीज़ उल्टी हो जाएगी कि डिफ्लेशन में कौन बेनिफिट? डिफ्लेशन में परचेसिंग पावर बढ़ेगी, घटेगी नहीं। डिफ्लेशन में जो लेंडर यानी जो पैसा दे रहा है उसका बेनिफिट होगा डेटर के कंपैरिजन में। तो सब कुछ उल्टा है इसमें। आई थिंक कुछ अलग से बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। डिसइन्फ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन का उल्टा नहीं होता, ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन ही है। बस है इतना कि इन्फ्लेशन ही है, बस उसमें जो रेट है इन्फ्लेशन की वो घट रही है। जैसे अभी आज 5.2% है इंडिया का इन्फ्लेशन, अगले साल 4.5% हो जाए, फिर 4% हो जाए, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि आपका 3% हो जाए। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन तो है, 3% है इन्फ्लेशन, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट घट रही है, तो वो होगा डिसइन्फ्लेशन। फिलिप्स कर्व क्या है? अब यहीं से हमारा एक नया सेगमेंट शुरू होगा, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फिलिप्स जी ने ये बोला था कि जब इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, यानी इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर इन्होंने एक्चुअल में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, तो उसका मतलब ये हो गया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, ये ऐसा कहना था फिलिप्स का। तो उन्होंने ये एक ग्राफ प्लॉट किया जहाँ पर इन्फ्लेशन और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, और हमें पता है कि जब इन्वर्स रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी कम होती है एंड वाइसे वर्सा, तो एक नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, जो कि यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है कि हाई इन्फ्लेशन होगा तो लो एम्प्लॉयमेंट, और लो इन्फ्लेशन होगा तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो ये चीज़ है। अब होता क्या है कि एक सिचुएशन आती है स्टैगफ्लेशन की, जहाँ पर फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है कि हमारी इकोनॉमी स्टैगनेंट हो गई है और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हो रखा है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगनेंट से आ गया स्टैग, इन्फ्लेशन से आ गया फ्लेशन। इकोनॉमी स्टैगनेंट है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, लेकिन इन्फ्लेशन फिर भी है। ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन भी ऊपर होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ऊपर होता है, और यहाँ पर फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में। एग्जाम्पल के तौर पे एक तो ग्रेट रिसेशन ऑफ 2007 और 9 का जो यूएसए में आया था,
और जो ग्रेट डिप्रेशन है यूएसए का मतलब, और बहुत सारी कंट्रीज इसमें चपेट में आई थी, लेकिन इंडिया बच गया था फॉर्चुनेटली जो ग्रेट रिसेशन था उससे भी। और ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 और 39 के बीच में। अंतर क्या है रिसेशन और डिप्रेशन में? कोई ज़्यादा खासा अंतर है नहीं, बस ये है कि डिप्रेशन जो है थोड़ी सेवियर कंडीशन होती है रिसेशंस के कंपैरिजन में, है ना। मतलब थोड़ा आप ये बोल सकते हो कि हाई डिग्री ऑफ बुखार है, ये थोड़े लेवल का बुखार है। वैसे रिसेशन भी होता है आपका इकोनॉमिक डाउन टर्न, ठीक है। इकोनॉमिक डाउन टर्न का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, लोगों की जॉब चली गई है, ये सारी चीज़ें हैं, और इन्फ्लेशन भी हो रखा है। तो ऐसे केस में फ्लिप्स कर फेल हो जाता है स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। और कोई रोएगा नहीं भाई, है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर द जॉब बट अनएबल टू फाइंड द वर्क, ठीक है। और मतलब अभी चलो मैं अभी एक वीडियो आई थिंक मुझे भेजा था किसी ने, ठीक है, एंड दैट वाज अभी एसएससी जेई जो अभी रिज़ल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ठीक है। तो नहीं हुआ तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा अभी टेलीग्राम पे, तो आप देखिएगा। मतलब वो अपना ही स्टूडेंट है, ठीक है। उसने ऐसा सच, क्योंकि मैं गूगल फॉर्म वगैरह तो अभी तक भरवाता नहीं हूँ, तो ऐसा पता नहीं चला था मुझे, तो कहीं और प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू में उसने बोला होगा कि मतलब जीके वगैरह पूरी तरह से मैंने परमार सर से किया था। तो मतलब वो वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट एंड ही वॉज टैमरिंग। तो मतलब वही मुझे लगा कि लोग कितनी टफ़ कंडीशंस में भी चीज़ें करके और मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, टफ फाइट मार रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, ठीक है। एंड इस कंडीशन में तो काफ़ी एक मतलब वो होता है, मेंटली भले आपको नॉर्मल लग सकता है लेकिन मेंटली जो होता है ना आप पे काफ़ी वो होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। खैर चलो, तो मैं पोस्ट करूँगा, आप देखिएगा, है ना। थोड़ा सा काफ़ी मोटिवेशनल टाइप है इसलिए। सर मिनिस्ट्रीज़ करवा दो सारी एक बार। मिनिस्ट्रीज़ करवाने का मतलब क्या है? कि किस सेंस से? चलो सर इस पर बात ना करो, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ये अन हट जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद तुम लोग भी एम्प्लॉयड हो जाओगे। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर द जॉब बट अनएबल टू फाइंड द वर्क, यानी कि वो जॉब का सर्च कर रहा है बट आपको काम मिल नहीं रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वेला घूम रहा है अपनी मस्ती में मस्त, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आईटीएन बाबा है, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं क्या? ऐसा सच नहीं कर रहे हैं तो उनको अनएम्प्लॉयड बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम देख भी नहीं रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं काम की। अगर आप काम लेना चाहते हो, काम करना चाहते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन तब आपको जॉब नहीं मिल रही है, देन आप अनएम्प्लॉयड हो। एनएसएसओ जो है दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 मेथड्स यूज़ करता है या फिर 3 अप्रोचेस हैं इसका अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का। एक तो होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, ध्यान रखना। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में ईयरली ट्रैकिंग करी जाती है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप देखिएगा कि आप किस में फॉल होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डेली स्टेटस अप्रोच, ठीक है। डेली स्टेटस अप्रोच समझ आ गया होगा आपको आई थिंक, कि अगर यूजुअल स्टेटस का मतलब है कि ईयरली बेसिस पे ट्रैकिंग हो रही है, तो वीकली का मतलब हो गया वीकली बेसिस पे, और इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे ट्रैकिंग हो रही है। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं होता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई इनमें से क्या है क्या नहीं है, यूजुअली तो ऐसे पूछता है क्या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच होता है, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच होता है और डेली स्टेटस अप्रोच होता है, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट बाई एनएसएसओ। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह की बेरोजगारी होती है। तो उसमें से पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कौन सी बेरोजगारी होती है? देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन वर्कर स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। इसका मतलब ये होता है कि जो स्किल आपके पास है, जो स्किल आपके पास है वो सफिशेंट नहीं है उस जॉब के लिए। यानी जॉब डिमांड करती है कि आपको, मान लेते हैं कि कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए लेकिन आपको टाइपिंग नहीं आती है, आप स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हैं।
जॉब डिमांड करती है आपको कि भाई आपको एक्सेल में काम आना चाहिए, आपको ये चैट जीपीटी और डीप सीक यूज़ करने आना चाहिए, इसका यूज़ करने आना चाहिए। आपको नहीं आता, उसका यूज़ करके कैसे आप एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट पर काम करोगे? तो दैट इज़ आपका स्किल कमज़ोर है। जो स्किल चाहिए, यानी काइंड ऑफ स्किल गैप जब होता है ना, तो आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कब होता है? जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, लाइक मशीनरी रिप्लेसमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसको हम बाद में देखेंगे, दूसरा है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको देखना है तो देख सकते हो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ये, उसको हम डिग्री अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये यूजुअली हमें शहरों में देखने को मिलता है, जहाँ पर डिग्री होल्डर्स को भी, जो एजुकेटेड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। ये यूजुअली हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और खासकर अर्बन पार्ट में। तीसरा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो घर्षण बेरोजगारी, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। यानी कि आपके पास जॉब तो है, लेकिन आप नई जॉब में स्विच करना चाहते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ कि आपका एसएससी में के थ्रू जॉब लग गया, आपके मेंस में आए हैं 325 नंबर, 325 में आपको जो एएसओ इन सीएसएस या फिर एएसओ इन एमईए का सपना आपने देखा था वो आपको मिला नहीं, तो वो आपने अभी, ठीक है, टेम्परली आपने क्या किया कि ठीक है ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? या फिर आप पढ़ाई मतलब ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपने अभी थोड़ा टाइम के लिए क्या बोलते हैं, लीव ले रखी है, और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए, एएसओ एन एमई के लिए। फिर आपका सिलेक्शन होता है एसएससी में, फिर मान लेते हैं आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप लीव में हैं अभी, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन वो अनएम्प्लॉय, या फिर अपनी जॉब से आपने रिज़ाइन दे दिया कि मुझे इसलिए दे दिया क्योंकि अब मुझे जॉब अच्छी नहीं लग रही, मैं दूसरे में जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल नहीं सकती है, फिर है नहीं आपके पास है, लेकिन आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जॉब जब स्विच करते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब में, तो वो जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो नोन एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज आप नई जॉब की सर्च में हैं, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। वैसे तो आप चाहें तो आपको काम मिल सकता है कुछ भी, लेकिन आप नई जॉब की सर्च में हैं। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोले तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये होता है, इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जहाँ पर है छिपी हुई बेरोजगारी। व्हेन सम पीपल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट आर नॉट, यानी कि जहाँ पर ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयड हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज़ीरो है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है, कुछ भी एड ऑन नहीं कर रहा है। ये हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। मेनली इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है कि पता चला फैमिली में 8 लोग हैं, और 8 के 8 एक छोटी सी ज़मीन है उनके पास, या मान लेते हैं 6 लोग हैं, इस छोटी सी ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ठीक, छोटी सी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि 1 क्विंटल जो है गेहूँ यहाँ से वीट प्रोड्यूस करते हैं। ये बताइए जरा, मैंने बोला 1 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ या स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ? कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो 1 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, और मैंने किया क्या कि मैंने इन दोनों को हटा दिया, तो भी इस फील्ड से 1 क्विंटल गेहूँ ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों थे, ठीक है, ये, और फिर मैंने इसको हटा दिया, तो क्या हुआ कि 1 क्विंटल से थोड़ा कम हो गया। तो मैं ये जान गया कि भाई ये जो दोनों थे ना, ये लग तो रहा था कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कुछ अंतर आया नहीं है। बस है क्या कि लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो खुरपी लेके कोने में ये भी लगे हुए हैं घास छीलने में। समझ गए? तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, कि लग तो रहा है कि भाई हाँ देखो यार 7-8 लोग सब लगे तो हुए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, लेकिन एक्चुअल में लगे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और एम्प्लॉय नहीं, कोई और चारा भी नहीं, तो और करेंगे भी क्या, तो उसी में फील्ड में लगे हुए वो। ठीक है, फ्लो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 क्विंटल गेहूँ कितने, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कैसा प्रोड्यूस किया, तो एक पीरियड ऑफ टाइम को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। स्टॉक ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि भाई इनके भंडारण में, इनके घर में कितना अनाज पड़ा हुआ है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। भाई वो बोलेंगे 1 टन, अब चाहे एक दिन में, एक महीने में, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है।
मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि कितने टाइम में डिपॉजिट किया। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कितना है, तो स्टॉक होगा ये, कि कितना उनके पास भंडारण है, लेकिन कितना प्रोड्यूस किया है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्लियर। कुछ और ही काम कर रहे हैं हाँ, वो कुछ और भी काम कर सकते हैं, हो सकता है खेत में लगे हों, लेकिन खेत में झाड़ी के पीछे जाके झाड़ी साफ कर रहे हो, मतलब वो झाड़ी खुरपी लेके, झाड़ी बहुत लग जाती है ना जब, तो आपने देखा हो खेत में, तो वो झाड़ साफ कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसको भी मार्जिनल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, तो वो जब अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, मतलब। ठीक है, तो एजुकेशन हिट्स डिफरेंट बिकॉज हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, कोई यहाँ पे फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड भी है? क्यों भाई? तो तुम लोग कमेंट जो है देखना नहीं चाहिए। चलो, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। रिसेशन इन, जब इकोनॉमी में रिसेशन हो जाता है, रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक, रिसेशन का मतलब हो जाता है इकोनॉमिक डाउन टर्न, यानी कि उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि साइकिल आती है एक, जैसे 2008-9 में रिसेशन आया था, अभी कोविड के टाइम पे रिसेशन आया था, तो ऐसे साइकिल आती है रिसेशन की। जैसे हो सकता है कि 2030 में आ जाए, तो होता है इस टाइम पे ये है जब रिसेशन आता है कि जहाँ जहाँ पे रिसेशन आता है, जो भी कंट्रीज़ इफेक्ट होती हैं ओवरऑल, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है, तो हर जगह लोगों की जो जॉब है वो चली जाती है। तो उस टाइम पे जो आप अनएम्प्लॉयड हैं उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आएगा मैं आपको? मैं फिर से समझाता हूँ कि जब यूजुअली रिसेशन में हमें देखने को मिलता है, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जैसे कोविड के टाइम पे सबकी जॉब चली गई, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा था इकोनॉमी का, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके बाद फिर से सबकी जॉब लग गई, फिर पता चला 10 साल बाद फिर एक बड़ा रिसेशन आया, सबकी जॉब चली गई, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन के टाइम पे। ठीक, इसी का एक सब टाइप हम बोल सकते हैं, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, ये भी हमें रूरल इंडिया में मेनली देखने को मिलता है, ये भी खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, कि एक पार्ट ऑफ टाइम पे तो आपको आप एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन एक पार्ट ऑफ ईयर में आप अनएम्प्लॉयड होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो दिवाली के जो दिए बनाते हैं कुम्हार, तो उनको दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉयड हैं, उसके बाद अनएम्प्लॉयड। झालर लगाते हैं, जो लाइट लगाते हैं, झालर बनाते हैं, दिवाली आई तो एम्प्लॉयड है, फिर अनएम्प्लॉयड है। होली के टाइम पे जो कलर्स वगैरह बनाते हो एम्प्लॉयड हैं, बाकी फिर अनएम्प्लॉयड हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक टाइम पे एम्प्लॉयड है, फिर अनएम्प्लॉयड। जैसे कि खेती के टाइम पे, ठीक है, अब खेती में मान लेते हैं लेबर्स हैं, वो खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो जब बुआई के समय होता है तब काम कर रहे हैं, कटाई के समय हार्वेस्टिंग के टाइम पे तब काम कर रहे हैं, बीच में वो अनएम्प्लॉयड है। तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक सीज़न के बेसिस पे होता है। कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो जो सीजनल टाइप होता है, जो टेम्प्रेरी टाइप होता है, ठीक है, उसको सीजनल बोलते हैं। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट अकर्स व्हेन द रियल वेज फॉर जॉब इज़ टू हाई विच लीड्स मोर जॉब सीकर्स दैन दी जॉब ओपनिंग। अब मान लेते हैं कि भाई बोला कि 1 लाख जॉब निकली, 1 लाख हम सैलरी देंगे, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज जो आपको सैलरी दे रहा है, नहीं आपका एम्प्लॉई फैक्ट्री वाला, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, तो वो सिर्फ 10 ही लोगों को तो जॉब दे सकता है। लेकिन अगर वही बोले कि 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये मैं दूंगा महीने का, तो वो 100 लोगों को भी जॉब दे सकता है कि नहीं? ठीक है, सॉरी, 10,000 रुपये अगर देगा महीने का, तो 10 लाख हैं, तो बिल्कुल 100 लोगों को नौकरी दे सकता है। ठीक है, तो जब ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब रियल वेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो सबको जॉब नहीं मिल सकती है, तो वो क्लासिकल है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट रेफर्स टू द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अ हेल्दी इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, बिना इन्फ्लेशन कॉज किए हुए जितना हेल्दी, जो भी हेल्दी इकोनॉमी होता है, जितना भी वो लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिटेन कर सकती है, जितना वो कर सकती है लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बिना इन्फ्लेशन, मतलब बिना इन्फ्लेशन का में कोई इफेक्ट डाले हुए, इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मार्जिनल और मेन वर्कर कौन होते हैं, और ये, ठीक है, और ये कैजुअल वर्कर कौन होते हैं। ठीक है तो मार्जिनल और मेन वर्कर ये होते हैं, देखो, मार्जिनल वो होते हैं हु आर एम्प्लॉयड। 3 तरह के हम बोल सकते हैं, एक तो अनएम्प्लॉयड वर्कर,
ठीक है, कि भाई वो तो बिल्कुल ही उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मार्जिनल वो होता है हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर लेस दैन 6 months, और डेज में अगर पूछेगा तो 183 डेज। और मेन वर्कर कौन होता है? हु इज़ एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 6 months और मोर देन 183 डेज। समझ आ गई बात? 163 महीने से अगर कम आप एम्प्लॉयड हैं तो आप जैसे कि जो हमारे सीजनली जो अनएम्प्लॉयड होते हैं यूजुअली मार्जिनली कैटेगरी में फॉल करेंगे। कैजुअल वर्कर कौन होता है? वर्कर का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअल वर्कर वो होते हैं जिनका काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, जिनका बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है। तो कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो कि एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पास आए, सर हमें जॉब की नीड है, सर कुछ काम दे दीजिए सर। तो हमने कहा कि बेटा ऐसा करो, एप्लीकेशन पे ये कुछ क्वेश्चन ही अपलोड कर दो तुम, ठीक है, और हम तुम्हें इतना रुपए देंगे। आगे का हम बता नहीं सकते क्योंकि ये परमानेंट टाइप की जॉब नहीं है, क्वेश्चंस की नीड है। अभी आप चाहो तो क्वेश्चन अपलोड कर सकते हो, तो आप कैजुअल वर्कर हो गए क्योंकि आपका काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उनको कैजुअल वर्कर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज ये सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी का? ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा जिनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो, कैजुअल टीचर। अच्छा, ओके सर, सर जीएस में 30 मार्क्स तक पहुंच गया हूँ आपकी वजह से। अच्छा चलो, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड होता है जहाँ पर जो भी आप मान लेते हैं फॉर्म है, कुछ भी है, तो वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें क्या होता है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो इसमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशंस, वो रेगुलेट होती हैं। वर्किंग आवर्स वो रेगुलेट होते हैं कि भाई इतने ज़्यादा घंटे से काम नहीं कर सकते हैं। उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि कभी ऐसे जॉब से रैंडम नहीं हटाया जा सकता कि आज तुम कल से जॉब पे मत आना, है ना। और जो भी काम दे रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके रखना है कि भाई जब काम छोड़ेगा तो उसको इतना पैसा देना है, वो सारी चीज़ें। अनऑर्गेनाइज जो होता है, इट इज़ अनरजिस्टर्ड और अनरेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उसके अंडर रेगुलेशन में आते नहीं। जैसे मान लेते हैं कि किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान पे बच्चे से आप 12 घंटे भी काम करवा सकते हो, ठीक है। क्या सोशल सिक्योरिटी कुछ होती है उनकी? कुछ नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही है उसको। और इंडिया, ठीक है, मान लो कि पानी बताशा आले में जो रेडी कोई लगा रहा है उसको बोला है किसी ने ठेलिया लेके जाओ सुबह से और रात में आना, तो कोई रेगुलेट कर रहा है? उसको नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो 90% हमारा वर्किंग क्लास है, जो लेबर फोर्स है, वो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है। ऑर्गेनाइज में तो सिर्फ 10% या उससे कम है। कुछ वन लाइनर है, ध्यान रखना। भगवती कमेटी, मतलब ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक। अब किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। जो भगवती कमेटी है 1973 की, प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। द कमेटी वॉज ऑफिशियली नेम्ड द टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखना, ये भगवती कमेटी कौन सी कमेटी है, आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली कब बनी थी, किस पे थी। तो 1973 में बनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बनी थी, ठीक है। एमजी नरेगा क्या करता है? ये एक स्कीम है, आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। किस तरह का ये एम्प्लॉयमेंट होगा? ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा। अनस्किल्ड, जहाँ पर आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, फावड़ा लेके आओ, गड्ढा खोद दो और फिर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो गड्ढा भर दो, ख़त्म। गड्ढा खोद दो, गड्ढा भर दो, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क
टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ अ रूरल हाउस होल्ड। ये पहले नरेगा के तौर पे लॉन्च हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब लॉन्च हुआ था ये? 2005 में ये एक्ट आया था, ध्यान रखना, ये एक्ट आया था, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, नहीं इन्फोर्स कब हुआ था ये? लागू, ठीक है। ये कब हुआ था ये लागू हुआ था 2006 में। और अगर आपसे पूछे ये नरेगा से एमजी नरेगा कब बना था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बना था 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन ही, 2 अक्टूबर 2009, ये ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़ इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आर एट दी सेकेंडरी एजुकेशन एंड अबव लेवल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन या उसके अबव लेवल में इंडिया में ज़्यादातर लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड आज का लेक्चर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सर एएसओ एंड एमईए के लिए कितना नंबर चाहिए? तो भाई आप टारगेट करो 345 प्लस, ठीक है, 345 प्लस टारगेट करो, एकदम बिल्कुल सेफ़ होना है। तो मतलब इस जिस हिसाब से अभी इस बार पेपर आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी वैकेंसीज़ पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, पेपर लेवल पे भी। तो ये बैच जिनको भी एनरोल करना है तो आप एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको इंग्लिश का बैच ही मिल जाएगा जिसकी फ़ीस अभी बढ़ने वाली है, तो ये आखिरी रिमाइंडर है आपके लिए, ठीक है। आपको अलग से एनरोल नहीं करना है इंग्लिश में। अगर आप इसमें एनरोल्ड हैं जीके बैच 3.0 में, तो इंग्लिश में अलग से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया प्राइस 199 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट ऑफ़र है आपके लिए, लास्ट दिन आप बोल सकते हो। और इसका डेमो क्लास अवेलेबल है, पीएसपी सर इसकी क्लास लेते हैं। ऑलराइट, चलिए अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम चलो आपसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा लिए जाए, नहीं तो और फिर पहले बेसिक क्वेश्चन करो। 10वां क्वेश्चन करो पहले ये, द सस्टेन डिक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एज। क्या बोलेंगे? सस्टेन्ड इंक्रीज को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन बोल देंगे, सिंपल। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती है प्लस इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, जिस केस में फिलिप्स कर्व काम नहीं करता है, रिसेशन और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर आप करेंगे, करिए क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन फूड WPI। नाउ व्हाट वी लर्न अबाउट WPI वाज दैट इसको होलसेल लेवल पे चेक किया जाता है, यानी कि थोक में जो माल खरीदते हैं उस लेवल पे, थोक लेवल पे जिस लेवल पे माल बिकता है। 2011-12 बेस ईयर है। OEA दैट इज़ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको कैलकुलेट करता है। एंड इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI दैन दैट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल। नहीं, प्राइमरी आर्टिकल्स का ज़्यादा वेटेज होता है, हमने देखा था। फ्यूल एंड पावर कंपैरिजन परसेंटेज मत याद रखो, लेकिन वो याद करो कि पहला दूसरा तीसरे पे कौन है। वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इन WPI इज़ हायर दैन दैट ऑफ, बिल्कुल उसका तो हाईएस्ट है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का तो हाईएस्ट है। CPI में किसका हाईएस्ट है? CPI में हाईएस्ट है फूड एंड बेवरेजेस का। इसमें सर्विसेज कैप्चर नहीं होती हैं, CPI में सर्विसेज कैप्चर होती हैं। कैजुअल वर्कर पे क्वेश्चन आ चुका है। तो कैजुअल वर्कर पे क्वेश्चन ये रहा आपका, ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। The government can, by a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. करो भाई, कैजुअल वर्कर। कर लिया। ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और कवरेज, ये गलत है, सब एंटाइटल नहीं होते हैं, ठीक है। अब 2 दिन के लिए आए तो उसके लिए तुमको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का कवरेज नहीं मिलेगा, तो पहला वाला गलत हो गया आपका, पहला गलत, खत्म 2 और 3, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर कैजुअल वर्कर हो चुका है। अब भी आते हैं और पहले इनको क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। विच द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन लीड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब हो सकता है?
रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटविंग सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, बिल्कुल। तो सप्लाई कम है, चीज़ें कम है, तो यार मतलब डिमांड साइड इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। चीज़ों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि सप्लाई तो कम है, रिसोर्सेज तो कम है। ठीक। The DPIIT has revised the base year of the 8 core industries having a combined weightage of 40.27% in the index of industrial production, which is the following is not one of the core 8 core industries। सीडस 2022 का कि इनमें से कौन सी 8 core industries नहीं है जो हमने पढ़ी थी 8 core industries, जो कि IIP का 40% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उनमें से क्या नहीं आता है। कोयला भी था, रिफाइनरी प्रोडक्ट भी था, सीमेंट भी था, रबड़ के प्रोडक्ट नहीं थे, रबड़ नहीं थी, ठीक है। अब बताओ इनमें से क्या सही आंसर होगा। वैसे तो यार मैंने अभी आपको एक ही कर्व पढ़ाया एंड दैट इज़ दिस वन। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलिप्स कर्व के बेसिस पे क्या आप इसको कर सकते हैं, फिलिप्स कर्व इज दिस ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो ये 1 में आएगा, बी का 1, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए कम से कम, और सी का तो 4 होना ही होना है। लाफर कर्व होता है टैक्स रेट, टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। और लॉरेंस आपका इनइक्वालिटी कर्व होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। द सिचुएशन इन इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग स्लोली, और कल के लेक्चर मिस मत करना, ठीक है। कल बजट पढ़ेंगे, ठीक है। और कल बजट पढ़ने के बाद मुझे पता है ये वाला वीक थोड़ा हैवी हो गया था इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से, कल वाला लेक्चर भी हैवी था, और कल वाला यानी कि जो कल था नेशनल इनकम वाला वो हो गया था, और जो कल आएगा वो भी थोड़ा सा हैवी लग सकता है आपको, ठीक है। उतना होगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लग सकता है। तो इसीलिए आप कल का लेक्चर करेंगे, उसके बाद आपको 3 दिन का ब्रेक दे दूंगा। वैसे तो कल फ्राइडे है, 2 दिन का तो मिलता ही है, लेकिन आपको 3 दिन का दे दूंगा, सो दैट आप सारी चीज़ें रिवाइज कर सकें और मैं क्रिकेट खेल सकूं। ठीक है, तो 3 दिन का आपको ब्रेक मिल जाएगा, और उस 3 दिन में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। देन हम अगले वीक से अपना एक अलग कॉम्पोनेंट शुरू करेंगे, दूसरा, दैट वुड बी मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। द सिचुएशन इन इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विद रैपिड इन्फ्लेशन, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पर स्लोली ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन तगड़ा है, स्टैगफ्लेशन। अगला क्वेश्चन करिए। द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन, बताओ जल्दी से। ये बात बहुत हैवी हो रहा है, कोई नहीं, हाँ पिक्स शेयर करेंगे तुम्हें। पहले तो वॉलीबॉल से ओपनिंग होगी, देन क्रिकेट, पिक्स ज़रूर शेयर करेंगे। और हैवी हो रहा है इसीलिए 3 दिन का तुम्हें हम लाइट करने के लिए दे रहे हैं, लाइट हो जाना तब तक, ठीक है। द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज को क्या बोलते हैं, मिसमैच इन द रीजनल ऑक्यूपेशन, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब CPI, कोर इन्फ्लेशन मतलब कोर इन्फ्लेशन मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वो आइटम्स जो बड़े वॉलेटाइल नेचर के हैं, फूड एंड फ्यूल, तो इनको हटा देना है। CAPF 2022 का क्वेश्चन, असिस्टेंट कमांडेंट तुम बन गए, वर्दी ले लेना आके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बिना फिजिकल बिना इंटरव्यू के सीधा सिलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल सेक्टर्स बाय द नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। किनको यहाँ पर क्रिटिकल सेक्टर माना गया है बाय द नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेते हैं। पावर और एनर्जी होगा, ठीक है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है, सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं है, वर्किंग आवर्स रेगुलेटेड है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन रेगुलेटेड है कि नहीं, उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बांटा था इसको। नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, CAPF 2021 बताओ। When the economy grows slowly than its potential, the unemployment rate rises. When the economy grows slowly, then the potential, बिल्कुल सही है। अगर इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। जरा भैया बताओ कि जो पोटेंशियल GDP होता है, ठीक है, और जो एक्चुअल GDP है,
उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कल पढ़ाए थे ना जब क्वेश्चन एमसीक्यू करे थे बैच में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन जॉब्स आर एलिमिनेटेड बाय चेंजेस इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं तो इस वजह से बिल्कुल सही है। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखा था हमने साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में। तो बच गया कौन? यही एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नेगेटिव। ये गलत हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेशन से आप कर सकते थे इसको। और कोई क्वेश्चन बचा है? ये वाला बचा था। WPI हैज़ इंक्रीज इन इंडिया। 2021-22 में WPI बढ़ा है, उसके कारण क्या है? शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ा तीव्र वृद्धि, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पोस्ट कोविड। डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, हाई फ्रेट कॉस्ट। यानी 134 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, ये एक आखिरी सवाल कर लो, उसके बाद SSC वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, CTS 2024 का क्वेश्चन इसी बार का अच्छा क्वेश्चन है। प्रियम राय जी रेलवे की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये आपका जो अगला वाला ट्यूसडे है, ठीक है, बिकॉज ट्यूसडे को मैं आ जाऊँगा, तो ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे रहे हैं बेटा, 30 साल। CTS 2024। अ प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ अ कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटी। यही तो हमने प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। चाहे CBI चाहे WPI, वो एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड कमोडिटीज़ लेते हैं और उसमें प्राइस कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, बेस ईयर से। पहला तो सही है, यानी कि 2 ऑप्शन आपके गए, ये और ये। इफ द प्राइस इंडेक्स टेक्स द वैल्यू 100, 110, 121 in 3 consecutive years respectively, then the inflation rate in the second and third year are 10% and 20%। तो इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए हम इस साल और पिछले साल, इस साल और पिछले साल का डिफरेंस निकालेंगे प्राइस इंडेक्स का, डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से। जैसे फॉर एग्जांपल पहले से दूसरे साल में हो गया 110, 110 पहले साल कितना था? 100 था। ठीक है, और जो बेस वाला होता है वो नीचे लिखते हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, जो बेस ईयर वाला होता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। कितना आएगा? 10% आएगा, 10% आ जाएगा, 10%। सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड ईयर में 110 से 121 हुआ, यानी 121 माइनस 110 डिवाइड बाई 110 इंटू 100। 121 में 110 से 121 से 110 घटाओ, कितना आएगा? 11 है ना। ये कितना आ गया? 10 अगेन 10, ये क्या था? 21, गलत हो गया। दोनों ही 10% होगा, आंसर 1 ओनली, ख़त्म। ठीक, चलो भाई, तो अब करते हैं ये। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू। अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन से नहीं चलेगी, कोई भी डिसिप्लिन से नहीं चलेगा, तो ख़राब ही ख़राब होगा। क्या होगा फिर? सर PCS क्लियर हो सकता है इस बैच का? PCS क्लियर बिल्कुल। काफ़ी लोग अभी महाराष्ट्र का ही थिंक था। ठीक है, पेपर लोग शेयर करते रहते, राजस्थान का था, बढ़िया परफॉर्म करके आया। मैं शेयर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पता नहीं कुछ लोग जल क्यों जाते हैं एकदम से मतलब। और मैं कम्युनिटी पोस्ट तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। हाँ, अब PCS निकलने लगा, ये वो फलाना ढंग का, तो मैं चलो भाई, जो पढ़ रहा है, जो ढंग से पढ़ रहा है उसका फ़ायदा होगा, और बस मेरा जो काम है वो फुलफ़िल हो गया। ठीक है, ख़त्म बात। वो तो मैं आपसे मतलब बोल ही रहा हूँ कि यार बस ये जो बैच है ना 3.0, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर लेना, बार बार रिविज़न कर लेना। कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा करेगा वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। अभी महाराष्ट्र जैसे ना था, PCS का पेपर हुआ था, राजस्थान का हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा। ठीक है, कि सर डायरेक्टली जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वहाँ से आई। ठीक है, लेकिन चलो ठीक। लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट कैन लीड टू एक्सेस एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, और इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर C, A एंड B। प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग आर डायरेक्टली कंट्रोल मेजर्स टू चेक। तो प्राइस कंट्रोल और राशनिंग जो की जाती है वो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर D होगा। ठीक है, प्राइस का मूल्य नियंत्रण और राशनिंग डैश को रोकने के लिए, तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन व्हाट इज़ द यूजुअल मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं पढ़ा है, ये हम मंडे से शुरू करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट इज़ अ सिनारियो वेयर व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली अ फ्यू कमोडिटीज़ एंड नॉट ऑल कमोडिटीज़। ऐसा नहीं है,
इसको थोड़ा कोर इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकते हो। कोर इन्फ्लेशन वो होता है जहाँ पर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन से वो प्रोडक्ट्स को, कमोडिटीज़ को हटा देते हैं जो बड़े वॉलेटाइल नेचर की होती हैं। एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, इसको तो बोलते हैं डिफ्लेशन। अब वो पूछ क्या रहा है, डिसइन्फ्लेशन। अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ये है आपका। अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी। इफ देर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस वुड बी। अगर मनी सप्लाई का लैक हो जाए, ठीक है, और सप्लाई ऑफ गुड बढ़ जाए तो क्या होगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन या फिर इन्फ्लेशन। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी टेक किया है वो गलत हैं, ठीक है। जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं ना, ये डी सब गलत हैं, ए या फिर जो डी है, भाई ये डी नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा इसका, ठीक है। इन्फ्लेशन इसका नहीं होगा। क्यों? आप बिना सोचे समझे आंसर लगा दिए सर। सब ने डी दे रहे हैं, सब डी दे रहे हैं, कुछ को छोड़ के कुछ हैं जो सही आंसर दे रहे हैं। भाई लैक ऑफ मनी सप्लाई है, मनी मेरे हाथ में उतनी है नहीं। सप्लाई गुड की खूब हो रही, खूब टमाटर आ रहा है, खरीदने की मेरी औकात ही नहीं है। टमाटर वाले को क्या करना पड़ेगा, दाम घटाने पड़ेंगे। अब मेरे पास 10 रुपये हैं और तुम 15 रुपये किलो का टमाटर बेच रहे हो, मैं नहीं खरीदूंगा ना। सबके पास 10 ही रुपये हैं, ही नहीं किसी के पास, तो तुमको 10 रुपये करना ही पड़ेगा, नहीं खरीदेगा ही नहीं कोई। तो इसको क्या बोलेंगे कि दाम घट गए। दाम घट गया मतलब डिफ्लेशन। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन टॉपिक चल रहा है तो डिफ्लेशन आंसर नहीं होगा, उल्टा है ना ये। डिमांड साइड इन्फ्लेशन, याद करो यही था। डिमांड साइड इन्फ्लेशन में था टू मैनी डॉलर्स और टू मैनी रुपी चेजिंग वेरी फ्यू गुड, उसका उल्टा है ना ये। यहाँ पर डॉलर यानी मनी कम है लेकिन गुड्स ज़्यादा है, तो डिफ्लेशन। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, तो इन्फ्लेशन कौन मेजर, किससे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन, तो जो हमारी आरबीआई है वो सीपीआई का यूज़ करती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने आपको बताया था, और इसी को यूज़ करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लाने के लिए। क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, मंडे क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ से हमारा एक अगला अध्याय शुरू होगा और अगले वीक खत्म हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन तगड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट भी तगड़ा है, स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी। Which measure is the Reserve Bank most likely to take to combat inflation in the economy? Increase repo rate, नहीं किया अभी, ठीक है। वैसे तो आराम से कर सकते हैं लेकिन अभी चलो ये क्वेश्चन आपके उसके हैं, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चंस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ ईयर इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज इन द माउंटेन रीजन्स बट आर अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन। सीजन के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट है, ऑफ सीजन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर सी। साइक्लिकल कब होता है, जब रेसेशन होता है। डिस्गाइज्ड कब होता है, जब हमें एग्रीकल्चर में मेनली देखने को मिलता है कि लोग लगे तो वो हैं खुरपी लेके लेकिन एक्चुअल में उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज क्या हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में, सीजल 2024। बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छी एनवायरनमेंट कंडीशन है, बहुत लेबर फोर्स की कमी है। भाई लेबर फोर्स की कमी है तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेने देना। लेबर फोर्स की कमी है तो इसका लेना, इससे दिक्कत तो इंडस्ट्री वालों को होगी ना, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको दिक्कत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत एजुकेशन से थोड़ी ना हो सकती है कि भाई तुम एजुकेशन दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या फिर एनवायरनमेंट अच्छा है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा है। Which of the following statements is correct about the composition of the agriculture sector and employment in GDP post-independence? The proportion of GDP contributed by the agriculture sector declined significant, but not the employment depending on the agriculture sector. यानी कि contribution तो GDP का कम हुआ, contribution GDP में agriculture का, लेकिन जितने लोग employed हैं वो उतना कम नहीं हुआ। The proportion of employment has declined significantly, but not the share of agriculture in GDP. ये तो गलत है, पहला ही सही होगा। आप सभी इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिकॉज हमने पहली लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में कि हमारा 2011-12 के भी आंकड़े लें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो सबसे कम है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे, जो आपका क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट सबसे
ज़्यादा है जी एग्रीकल्चर सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन कम है सबसे जीडीपी में। व्हाट इज़ द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज। तो कौन सा कर्व है जो मनी वेज और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है, जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो कौन सा कर्व हमने पढ़ा था, जल्दी से बताओ भैया। फिलिप्स कर्व है, या फिर बाउमोल की हाइपोथेसिस है, या फिर फ्रेडमैन का मॉडल है, या फिर केनेशियन मॉडल है। तो कौन सा मॉडल हमने पढ़ा था? तो हमने मॉडल पढ़ा था फिलिप्स कर्व का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है? तो ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी में, मेडिकल में नहीं, एग्रीकल्चर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर इन टूरिस्ट रिसॉर्ट्स। वही सेम चीज़ हो जाएगा, सीजनल। 31 इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। तो अब आप इसमें ये, चलो पहले तो करो इसका आंसर बताओ, और क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर बताना, ऐसे नहीं कि बस रैंडम। तो करवाया तो था भाई, कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, 14% था ना, हम लोगों ने देखा था। लेकिन कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? रफली 58% लोग लगभग, ठीक है। 14% ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 2011 और 12 के अगर आंकड़े लेंगे तो, ठीक है। और आई थिंक सेकेंडरी का है 31% के समथिंग, और जो टर्शरी है उसका 54% के समथिंग। तो खैर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ, अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, स्किल गैप का देख के स्ट्रक्चर मार देंगे, भैया ये क्या लिखा हुआ है, एजुकेटेड यूथ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगा देना उसमें कि एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, ठीक है। किस में नहीं है? एजुकेटेड यूथ, जिनके पास डिग्री है उनके पास, तो उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी। तो डिप्रेशन के ऐसे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आता है? जो रिसेशन ले लो चाहे डिप्रेशन ले लो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डैश अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अ हेल्दी इकोनॉमी कैन सस्टेन विदाउट कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्किल गैप है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक, नेचुरल लेवल, ठीक है। फॉर्मूला टू फाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस, तो क्या फॉर्मूला होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का? बहुत आसान है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल लोग कितने हैं लेबर फोर्स में, इनटू 100। तो अनएम्प्लॉयड वर्कर कितने हैं, टोटल लेबर फोर्स कितना है, इनटू 100। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा वेज मिल रही है जिसकी वजह से सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता है। फ्रिक्शनल तो होती है घर्षण, जिसको कि हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि आप जब एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल की वजह स्किल गैप है, सीजनल आप एक सीजन पे आप अनएम्प्लॉयड है, क्लासिकल, ठीक है, जिसको रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। डैश ऑल्सो 40 तक करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। डैश ऑल्सो नोन एज दी सर्च अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन वर्कर्स लूज देयर। तो सर्च अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सर्च है आपका फ्रिक्शनल। क्लासिकल क्या है? रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट है। इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन अ कंट्री इट इज़ कॉल्ड एज। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बड़े लंबे समय तक के लिए कंटिन्यू रहता है देश में तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई कैजुअल कैजुअल तो होता है जो कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयड होते हैं। टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, क्रॉनिक। क्रॉनिक जैसे कि हमने बायो में पढ़ा था, एक्यूट डिजीजेज एंड क्रॉनिक डिजीजेज में क्या अंतर था? एक्यूट बड़े शॉर्ट लास्टिंग होती हैं, बड़े कम टाइम तक रहती हैं, क्रॉनिक लंबे समय तक रहती हैं, जैसे कि टीबी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉनिक डिजीजेज में आती हैं। ऐसे ही अ पर्सन इज सेड टू बी मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट इफ ही और शी हैज़ वर्कड फॉर फीवर दैन हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर प्रीसीडिंग द सेंसस। तो कितने दिन तक काम किया है उसने? तो हमने दो तरह के वर्कर्स पढ़े थे, एक तो मार्जिनल जो 6 महीने से कम तक अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो 6 महीने से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं उनको हम मेन वर्कर की कैटेगरी में डालते हैं। डेज़ में अगर बात करेंगे तो 183 डेज़, ठीक है। डेज़ में अगर बात करेंगे तो 183 डेज़। विच कर्व एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ मनी वेज। ठीक है, आसान है। नॉट एन अप्रोच, 40वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर मेजरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इनमें से कौन सा अप्रोच नहीं है? तो हमने पढ़े थे कि जो NSSO है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 तरीके से मेजर करता है। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच, जहाँ पर साल भर का
एक तो ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे, ऐसे मंथली स्टेटस अप्रोच नहीं होता है कुछ, ठीक है। डेली होगा, वीकली होगा एंड यूजुअल स्टेटस अप्रोच होगा। भगवती कमेटी देख चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन से सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर है, ये देख चुके हैं 1973 में। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेबर लगी हुई है, एग्रीकल्चर में, सर्विस में, बैंकिंग में, फिर इंडस्ट्री में। तो आपको ही पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, इतना तो बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है, मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन, ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 क्वेश्चन। मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज। मेन वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 300 डेज। क्या होगा इसका आंसर, बताओ जल्दी से। और बाकी के जितने क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बिकॉज सब आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। कल का लेक्चर मिस नहीं करेंगे। कल वो हम पढ़ेंगे जो करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आता है क्वेश्चन उससे, ठीक है। रेवेन्यू रेसीट, कैपिटल रेसीट, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी बजट आपका प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। तो उसमें मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने समझाया भी था, लेकिन तो डिटेल में नहीं समझे थे हम लोग, ठीक है। वो तो एक शॉर्ट वीडियो टाइप था, जिन लोगों को आता है उनके लिए। तो वो हम कल डिटेल में देखेंगे, तो भूलना नहीं। फिर उसके बाद आपकी 3 दिन की छुट्टी होगी, तो आप आराम से उसको सारी चीज़ें जो वीक में हुई हैं आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इजी था। अच्छा, तो मार्जिनल वर्कर वो होते हैं जो लेस देन 183 डेज़ काम करते हैं। मेन वो होते हैं जो 183 डेज से ज़्यादा काम करते हैं। 300 दिन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, 183 डेज से ज़्यादा जो काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जिन लोगों को कोर्स वगैरह में एनरोल करना है, परमार अकेडमी ऐप पे कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से। और कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रेलवे की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है आपकी, है ना। हाँ, विल गैग सर सर्कुलर कल समझा दे यार। कल का लेक्चर उतना बड़ा नहीं होगा, कल समझा दे, ठीक। कल डिटेल में, तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा यार उसमें, ठीक है। कल वो समझा देंगे। और जीडीपी के रिगार्डिंग एक चीज़ बतानी मुझे आपको, जीडीपी और वेलफेयर का जो रिलेशन है, तो वो भी याद दिलाना, कल करेंगे, ठीक है। जीडीपी और वेलफेयर में क्या रिलेशन होता है, राइट। तो कल का लेक्चर मिस मत करना। ये तो लीकेज और इंजेक्शन भी बता देंगे आपको, और जो ये हमारा क्या बोलते हैं, बजट का जो कंपोनेंट है, वो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सारी चीज़ें। परमा 2.0 करने पे ओनली 440 का डिस्काउंट मिल रहा है, 200 और कम हो सकता है तो तुरंत स्विच कर। अच्छा, उतना ही हो सकता है जितना है 2.0। 450 रुपये का डिस्काउंट कम है क्या। टुमारो आरबीआई इज अनाउंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यस। और सीपीआई के रिगार्डिंग में भी रिसेंट में बात चल रही थी, महीने भर पहले की बात है, कि सीबीआई अपना ये जो बेस ईयर है वो चेंज करके 2012 से, ठीक है, आरबीआई सीपीआई का बेस ईयर 2012 से चेंज करके 2024 कर देगी। ऐसा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी पिछले महीने की न्यूज़ है ये तो, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो आपको 2012 याद करके रखना है। सर हमारा गांव में 2G चलता है रोज़ 10 बजे, टावर के पास बैठ के आपका लेक्चर लेते हैं। अब तो आपका फेवरेट सॉन्ग बता दीजिए कुछ फेवरेट मुझे लगा काफ़ी सीरियस बात होगी भाई इसमें, तो फेवरेट सॉन्ग बता दें। फेवरेट सॉन्ग तो ऐसा कुछ है नहीं, जो भी जिस टाइम पे सुनते रहते हैं। जैसे भी चलो लेटेस्ट गाना जो सुना था वही बता देते हैं, ठीक है, यूट्यूब की हिस्ट्री देख के। ये सुना था मैंने कल रात में, वैसे मैं सुनता हूँ सोने से पहले, ए जाते हुए लम्हों, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, आई थिंक बॉर्डर मूवी का है ना, ए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, है ना, मैं भी तो मिलता हूँ ज़रा तुमसे, है ना, ऐसे करके जो गाना है वो वाला था। सेकंड लास्ट था ए मेरी ज़िंदगी, थर्ड लास्ट था कभी शाम ढले ठीक है। तो समझ सकते हो कि 90s के ज़माने के हैं, ठीक है, 90s के ज़माने के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं हमें, जो थोड़े से हमें सोने पे मजबूर कर दें चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गिग वर्कर क्या होते हैं, गिग वर्कर होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, इन सब में जो काम कर रहे हैं, तो उनको गिग वर्कर बोला जाता है। ये गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, जो भी एकदम से बूम करी है ना, ये जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, इन सब में जो काम करते हैं। क्यूज़ क्यों नहीं होता है पर, कहाँ पर होता। अच्छा वो वाला बात कर रहे हो क्या आप, वीक मतलब जो वीकली होता है, वीकली वाला भी जल्दी स्टार्ट होगा, तो चलूँ, हाँ तो चलूँ बिल्कुल। कौन सी कमेटी पे हैप्पी सोल, कौन सी कमेटी पे आप बात कर रहे हो, 10 पे क्वेश्चन कराना। तो 6 क्वेश्चन एक बार देखिए, ठीक है, देखते हैं, रुको।
द सिचुएशन इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग स्लोली विद रैपिड इन्फ्लेशन। ओके सॉरी, स्टैगफ्लेशन की जगह स्टैगनेशन पे क्लिक हो गया क्या? सॉरी 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 सॉरी, स्टैगफ्लेशन की जगह स्टैगनेशन पे क्लिक हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर देखो कितना आता है, 2.5 के समथिंग कुछ रहेगा मेरे हिसाब से। कल नहीं आ पाऊँगा सर। मतलब तुम्हारे साथ दिक्कतें हैं क्या? बोल गया तो परसों समझा देंगे, मंडे वाली क्लास में समझा देंगे, जब तुम आओगे उसी दिन समझाएंगे, ठीक। ओहो सर, मेरी प्लेलिस्ट सुन रहा, बड़ा दुख दर्द। हाँ भाई, चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, है ना। और भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुनते हैं क्या? भोजपुरी सॉन्ग कौन कौन से भोजपुरी सॉन्ग चलते हैं? लहंगा उठाई ले वो क्या? तो बैच में नहीं हूँ, बुक्स कौन सी पढ़ो भाई? अभी शहरावत जो लोग भी बुक ओके कर रहे हैं ना भाई, बुक ओक का इच्छाएं छोड़ दो अभी तुम, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूँ वो करो। मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कुछ बड़ी चीज़ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो हो रही चीज़ें उसको करते रहो, कोई भी बुक लेने की अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, डू यू गेट माई पॉइंट? खाओ माँ का। चलो चलो भाई, थैंक यू। अब तुम लोग कुछ नहीं, मीम बस चल रहा है ना, लगवा ले लिपस्टिक।